डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम दो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक साइज एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब परमाणु आकार और आयनन विभव को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ which are directly or indirectly related to their electronic configuration, मतलब वो प्रॉपर्टी जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है, उनसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित होती हैं। एंड शो ए रेगुलर ग्रेडेशन व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड और फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। और मतलब एक रेगुलर ग्रेडेशन मतलब कमी या बढ़ोतरी शो करते हैं जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट बाएं से दाएं चलते हैं या फिर किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं। तो ऐसी सारी प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। आवर्तिता गुण, हिंदी में से बोलेंगे आवर्तिता गुण। और ये कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे एटॉमिक साइज है, आयनाइजेशन एनर्जी है मतलब आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणता, वैलेंसी संयोजकता, डेंसिटी घनत्व, एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु, ये सब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सब किसी न किसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करती हैं और एक है ना पीरियड और ग्रुप में निश्चित रूप से या तो ये घटती हैं या बढ़ती हैं। ये जैसे कि कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है। आयनाइजेशन एनर्जी हमने ली, आयनन विभव जो है वो हम देख रहे हैं कि आवर्त सारणी में जब हम पीरियड में बाएं से दाएं मतलब लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी आयनन विभव बढ़ता है। इसी तरीके से ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और बॉटम टू टॉप नीचे से ऊपर आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ऐसे ही एटॉमिक रेडियस है। एटॉमिक रेडियस हम देख रहे हैं आवर्त सारणी में किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है क्योंकि शेल बढ़ते जाते हैं जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तब। और बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक रेडियस कम होती है और यदि हम उल्टा आए दाएं से बाएं राइट टू लेफ्ट आए तो एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या कम होती है, अधिक होती जाती है। ऐसे ही मेटेलिक कैरेक्टर है। मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तिरछे दिखाए गए हैं क्योंकि ये मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर कम होते हैं और ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, धात्विक गुण बढ़ते हैं। और बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होते हैं और उल्टा अगर यदि हम आते हैं राइट टू लेफ्ट तो धात्विक गुण बढ़ते हैं। और अधात्विक गुण बिल्कुल इसका उल्टा होता है। अधात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते हैं और ऊपर से नीचे जाने पर कम होते हैं और नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल में ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है और ये किस तरीके से चेंज होती है। जिधर एरो है वो बढ़ते हुए को इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, राइट। अब है इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, इसको हम शॉर्ट में ENF बोलेंगे और इसका हिंदी में हो गया प्रभावी नाभिकीय आवेश या प्रभावी नाभिकीय चार्ज जो होगा, प्रभावी नाभिकीय बल वो ENF है। अब प्रभावी नाभिकीय फोर्स क्या होगा? जो नाभिक का आकर्षण बल बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर लगेगा क्योंकि नाभिक के पास धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉनों के पास ऋणावेश होता है। अपोजिट जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगता है। अब ये नाभिक का आकर्षण बल बाह्यतम कोश पे कितना लग रहा है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स हो गया, राइट। तो ये जो नाभिकीय आवेश है वो अंदर के कोश के इलेक्ट्रॉन की वजह से कुछ कम हो जाता है। इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो नाभिक के अधिकतम आवेश को बाहर तक नहीं पहुंचने देते, आउटर मोस्ट सेल तक नहीं पहुंचने देते। तो अंदर के इलेक्ट्रॉन की वजह से नाभिक का
अधिकतम आवेश बाहर तक नहीं पहुंच पाता, नाभिक का फुल अट्रैक्शन फोर्स बाहर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाता, तो इसको हम कहते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। यानी अंदर के कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, वो शिल्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव उतना ही ज़्यादा होगा। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज बाहर के आउटर इलेक्ट्रॉन पर कार्य करता है, उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो किसी ना किसी तरीके से प्रभावी नाभिकीय आवेश से अवश्य प्रभावित होती हैं, राइट। अब है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या है? नाभिक के सेंटर से लेके और एटम के आउटर मोस्ट सेल तक का जो डिस्टेंस है, वो एटॉमिक साइज या रेडियस कहलाएगा। कि नाभिक के केंद्र से आउटर मोस्ट सेल तक की दूरी, बाह्यतम कोश की दूरी, वो एटॉमिक साइज कहलाएगा। और एटॉमिक साइज डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग पैरामीटर है। हम एक कोवेलेंट बॉन्ड लेते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, उसकी रेडियस हम कैसे डिसाइड, उस केस में हम एटॉमिक साइज कैसे डिसाइड करेंगे, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में हमने लिया कि 2 एटम बॉन्डेड है, ठीक है, और दोनों सेम ही एटम, मतलब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में दोनों एटम सेम होते हैं, सेम एलिमेंट के होते हैं, जैसे क्लोरीन Cl2 हुआ, H2 हुआ, नाइट्रोजन गैस N2 हुआ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हुआ O2। तो इसमें दोनों मॉलिक्यूल सेम होते हैं। तो इस केस में हम रेडियस कैसे निकालते हैं? दोनों एटम के नाभिक के बीच की दूरी डिवाइडेड बाय 2, मतलब डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और डिवाइडेड बाय 2। DA है यहाँ पे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। तो ये जो नाभिक की दूरी है, ये कितनी हो जाएगी? दोनों की त्रिज्या रेडियस के बराबर, RA प्लस RB। इसलिए एक की रेडियस हो जाएगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, DAA डिवाइडेड बाय 2। अगर मॉलिक्यूल हेट्रोएटॉमिक है, मतलब विषम परमाणविक है, दोनों परमाणु अलग अलग हैं, जैसे HCl हुआ, और तो ऐसी स्थिति में हम दोनों की अलग अलग त्रिज्या ऐड करेंगे, तब उनका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस DA निकलेगा, RA प्लस RB। यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जो विद्युत ऋणता है, लगभग सेम है। एकदम सेम तो नहीं है क्योंकि एटम अलग है, पर हाँ कुछ हद तक सेम है। इसलिए इसका दोनों के रेडियस का एडिशन इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस DAB हो जाएगा। अब यदि हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जिसकी विद्युत ऋणता में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल HCl NaCl है, मतलब इनकी विद्युत ऋणता में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। एक की विद्युत ऋणता X है, दूसरी की XB है। तो इस केस में हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? DAB इजक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 XA माइनस XB। और ये जो रेडियस है, ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, वो एक तरीके से बॉन्ड लेंथ हो गई हुआ, और ये एंगस्ट्रॉम में आएगी। X या XB दोनों की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गई। यहाँ पे A मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता ज़्यादा है, और B मॉलिक्यूल की कम है। और ये फॉर्मूला दिया था स्टीवेंसन और शोमेकर ने। अब है वंडर वाल्स रेडियस। तो वंडर वाल्स बॉन्ड जहाँ होता है, वहाँ हम मॉलिक्यूल का वंडर वाल्स रेडियस निकालते हैं। इसमें एटम बॉन्डेड नहीं होते, बस एक अट्रैक्शन फोर्स से ना जुड़े रहते हैं। नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम होते हैं, वो एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं। और इस केस में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा है, और कोवेलेंट रेडियस से ये वंडर वाल्स रेडियस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एटम इतने नज़दीक नहीं होते, राइट। अब एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या कैसे प्रभावित होती है आवर्त सारणी में? जब हम आवर्त सारणी में किसी आवर्त में, मतलब पीरियड में, बाएं से दाएं चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो रेडियस कम होती है। इसी तरीके से आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं, तो रेडियस बढ़ती भी जाती, इंक्रीज होती भी जाती है। मतलब ग्रुप में, वर्ग में रेडियस ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी, और आवर्त में रेडियस बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या कम होगी। अब है साइज ऑफ आयंस।
आयन का साइज कैसे प्रभावित होता है पीरियोडिक टेबल में, और आयन बनने पे क्या फ़र्क पड़ता है उनके साइज पे, ये हम देख लेते हैं। आयन हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, कैटायन जिसको हम हिंदी में बोलेंगे धन आयन, दूसरा होता है एनायन जिसको हम बोलेंगे ऋण आयन। और अब एक एटम आयन में कैसे चेंज होगा, कैटायन कैसे बनेगा, जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो वो धन आयन बनेगा। जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा इतना उस पर धनावेश आएगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो +1 चार्ज होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो +2 चार्ज होगा। इसी तरीके से ऋणायन कैसे बनता है, एटम ऋणायन में कैसे चेंज होता है, यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, मतलब बाई द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वो ऋणायन बन जाता है। अब वो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना ही उस पर ऋणावेश होगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो -1 चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो -2 चार्ज, राइट। तो इस तरीके से आयन बनते हैं। अब हम ये देखते हैं आयंस का साइज कैसे प्रभावित होता है। तो हम पहले लेते हैं कैटायन को। जो कैटायन का साइज है उसका साइज जो है वो हमेशा मुख्य परमाणु पेरेंट एटम से कम होता है, मतलब कैटायन पेरेंट एटम से छोटा होता है, क्योंकि जब ये कैटायन बनता है तो एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो ENF है वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज होता है। दूसरा कई बार कैटायन बनते वक्त, धनायन बनते वक्त पूरा एक कोष खत्म हो जाता है, सेल खत्म हो जाता है, और जब एक कोष खत्म होगा तो आकार छोटा हो जाएगा, और धनावेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर भी आकार छोटा होता है। कोष कैसे खत्म होता है उसका एग्जाम्पल हम सोडियम लेते हैं। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s1 में जाता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा धनावेश बनेगा, सोडियम प्लस में जाएगा तो 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो जो थर्ड कोष है, तीसरा कोष है, वो पूरा खत्म हो जाएगा और उसका विन्यास 2p6 तक आ जाएगा। तो इस तरीके से उसका आकार छोटा हो जाएगा। दूसरा ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे कम हो जाता है, क्योंकि जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है, परंतु प्रोटॉन की संख्या थोड़ी चेंज नहीं होती, प्रोटॉन की संख्या वही रहती है। तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की बजाय ज़्यादा हो जाती है, राइट। जैसे सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है, जब धनावेश लिया तो उसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 11 प्रोटॉन हो गए। इस स्थिति में प्रोटॉन का 10 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, आकर्षण बल है, वो ज़्यादा हो जाएगा और वो नाभिक के ज़्यादा नज़दीक आएंगे, आउटर मोस्ट सेल, इससे आकार छोटा हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। इसलिए जब भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो चेंज होता है और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा और आकार छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, एल्यूमिनियम +3, मैग्नीशियम +2, सोडियम +1। तो जितना ज़्यादा धनावेश आकार उतना ही छोटा, क्योंकि एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन होते हैं, +3 बनेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन, तो 13 प्रोटॉन का 10 इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बहुत अधिक होगा और इसका आकार सबसे छोटा हो जाएगा। मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स इससे थोड़ा कम होगा एल्यूमिनियम से। और सोडियम में इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स मैग्नीशियम से कम होगा, क्योंकि इसमें 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रोटॉन एल्यूमिनियम में है और इलेक्ट्रॉन बराबर है तीनों में, तो एल्यूमिनियम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे अधिक है, इसलिए एल्यूमिनियम का आकार सबसे छोटा होगा। तो जितना ज़्यादा धनावेश होगा आकार छोटा होता जाएगा। इसी तरीके से साइज ऑफ एनायन, एनायन बनते वक्त पेरेंट एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, इस वजह से उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन की संख्या कम और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा तो बाहर के कोष पे इतना अट्रैक्शन नहीं रहेगा और आकार बड़ा होगा। तो जितना ज़्यादा ऋण आवेश होगा आकार उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ENF कम हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन
का आकार सबसे छोटा, ऑक्सीजन -1 का आकार उससे बड़ा और ऑक्सीजन -2 का आकार सबसे अधिक, क्योंकि -1 में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और -2 में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर 9 इलेक्ट्रॉन -1 में और -2 में 10 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन वही 8 है। तो ना इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बढ़ गया और आकार भी, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स कम हुआ और आकार बढ़ गया। अब है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनन विभव क्या होता है? आयनन विभव किसी भी गैसियस, विलगित गैसियस एटम, मतलब आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा किसी भी एलिमेंट का, उसके बाह्यतम कोश से, आउटर मोस्ट सेल से जो सबसे लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है, आयनन विभव कहलाता है। The energy required to remove the most loosely bound electron from the outermost orbit of 1 mole of isolated gaseous atom of an element is called ionization potential। तो आयनन विभव से हम किसी भी एलिमेंट के, गैसियस एलिमेंट के बाह्यतम कोश का सबसे लूज बॉन्ड, ढीला बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है, वो निकालते हैं। और इसके अंदर, इस प्रोसेस में हमें एनर्जी देनी पड़ती है। दिस इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो आयनाइजेशन करने से पहले हमें सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ती है। अगर कोई मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में है तो पहले हम उसको सब्लिमेशन एनर्जी देके गैसियस स्टेट में लाते हैं और उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हम उसे आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, प्रथम आयनन विभव बोलते हैं। फिर जो मोनोपॉजिटिव कैटायन बना उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे द्वितीय आयनन विभव बोलते हैं, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। और सेकेंड डाई पॉजिटिव कैटायन से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे तृतीय आयनन विभव कहते हैं। और इसमें प्रथम आयनन विभव सबसे कम होता है, द्वितीय आयनन विभव उससे ज़्यादा होता है और जो तृतीय आयनन विभव है, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल है, वो सबसे अधिक होता है। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल उससे ज़्यादा और थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल देते हैं तो उससे वो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाता है और वो एटम धनायन में कन्वर्ट हो जाता है और इस स्थिति में धनावेश बढ़ जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स भी बढ़ जाता है और आयनन विभव बढ़ जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बढ़ चुका, नाभिक का आकर्षण उन इलेक्ट्रॉनों पे ज़्यादा हो गया, तो हमें उस आकर्षण को ख़त्म करने के लिए अधिक आयनाइजेशन एनर्जी की आवश्यकता होगी। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से ज़्यादा सेकंड होती है, सेकंड से ज़्यादा थर्ड होती है। अब है फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल कि आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक साइज, परमाणुक आकार, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ेगा तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर रहेंगे और वो उन पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है, आकर्षण बल है, कम होगा न्यूक्लियस का, तो हम वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं, हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा होता जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव कम होता जाएगा, राइट। ऐसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा, नाभिक आकर्षण बल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर बढ़ेगा, तो वहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल भी अधिक होगा। ठीक है, शिल्डिंग इफेक्ट क्या है? जो द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इंटरनल ऑर्बिट है वो दे रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, मतलब अंदर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे न्यूक्लियस का आकर्षण प्रभाव उतना नहीं पहुंच पाता। इस तरीके से बाहर अंदर का इलेक्ट्रॉन शिल्डिंग इफेक्ट का काम करते हैं, परिरक्षण प्रभाव का कार्य। तो इस स्थिति में
शिल्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा, क्योंकि इस स्थिति में हम इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल लेंगे, कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए आईपी कम हो जाएगा। फिर है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, मतलब हाफ फील्ड अर्ध विन्यास, अर्धपूर्ण विन्यास, पूर्ण विन्यास है, वो स्थायी विन्यास होते हैं। अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P3D5 F7 आ रहा है या फिर S2 P6 D10 F14 आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्थायी विन्यास है, और ऐसे में हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो आईपी भी अधिक होगा इस केस में। और फुल फील्ड की ऊर्जा हाफ फील्ड से भी अधिक होगी, क्योंकि फुल फील्ड का स्थायी हाफ फील्ड से भी अधिक होता है, तो फिर फुल फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, राइट। पेनिट्रेशन पावर मतलब भेदन क्षमता। भेदन क्षमता, जो सबसे अंदर के ऑर्बिटल होते हैं उनकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो एस ऑर्बिटल की सबसे ज़्यादा होती है, पी की उससे कम, डी की उससे कम, एफ की उससे कम। तो एस ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है, उसे रिमूव करने के लिए हमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, इसलिए आयनन विभव अधिक होगा। पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका आयनन विभव कम होगा, और डी का उससे कम, एफ का उससे कम। तो पेनिट्रेशन पावर, जो भेदन क्षमता है, वो बढ़ने से आयनन विभव भी बढ़ता है, राइट। तो ये 5 फैक्टर हो गए। पहला एटॉमिक साइज बढ़ा, आयनन विभव कम हुआ। दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बढ़ा, आयनन विभव भी बढ़ गया, क्योंकि ज़्यादा प्रभावी नाभिक आवेश इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो आयनन विभव बढ़ गया। तीसरा है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल, मतलब और फुल फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी हाफ फील्ड से भी ज़्यादा होती है, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें और अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो आईपी अधिक होगा, क्योंकि जहाँ स्थायित्व होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, वहाँ अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। पेनिट्रेशन पावर जो है, भेदन क्षमता है, वो भी प्रभावित करती है। एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी बजाय पी के। तो ये हो गए आयनाइजेशन पोटेंशियल को प्रभावित करने वाले कारक, राइट। अब पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसे प्रभावित होता है। जब हम किसी पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होता है, आकार छोटा होता जाता है, आकार छोटा होता जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता है बाएं से दाएं जाने पर। तो आकार छोटा और इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, और वो ऊर्जा ही तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वही तो आयनाइजेशन पोटेंशियल है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ेगा बाएं से दाएं जाने पर। ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ जाता है और शिल्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। जब एटॉमिक साइज बढ़ता है और शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो इन दोनों के प्रभाव की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स कम होगा और आईपी डिक्रीज हो जाएगा, हम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। और पीरियोडिक टेबल में जो हीलियम एटम है उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल, उसका आयनन विभव सबसे अधिक होता है। ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किस एलिमेंट का है, तो वो है इनर्ट गैस हीलियम। अब एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव के क्या क्या अनुप्रयोग है। आयनन विभव की वैल्यू से हम रिएक्टिविटी डिसाइड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की, उसकी रिड्यूसिंग पावर डिसाइड कर सकते हैं, उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ डिसाइड कर सकते हैं, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ डिसाइड कर सकते हैं। ये सब आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव के अनुप्रयोग हैं। जैसे अगर आयनन विभव अधिक है तो मतलब उसकी रिएक्टिविटी लो है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और रिएक्टिविटी किसी भी एलिमेंट की तभी ज़्यादा होगी जब वो आसानी से आयन बना ले। जब आयन बनाने के लिए हमें इतनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो वो रिएक्टिविटी
उसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी। तो आयनन विभव अधिक है तो क्रियाशीलता कम है। जैसे इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस का आयनन विभव सबसे ज़्यादा होता है। इनर्ट गैस में फुल फिल्ड कन्फिग्रेशन होता है, P6 पूरा भरा होता है, तो उससे हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए इनर्ट गैस क्रिया नहीं करती है, लो रिएक्टिविटी होती है। इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन विभव डिक्रीज होता जाता है, राइट। तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाएंगे और रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। ऐसी आयनन विभव की वैल्यू कम होगी तो उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और वो खुद मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगी और उसकी रिड्यूसिंग पावर जो है अपचायक क्षमता बढ़ जाएगी। ऐसे ही आयनन विभव की वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, और जिस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं, जो आसानी से कैटायन में परिवर्तित हो जाते हैं, वो क्या रखते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर। तो आयनन विभव कम होगा तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट की ज़्यादा होगी। इसी तरीके से जिसमें आयनन विभव कम है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी अधिक होंगी। तो ये सारी चीज़ें, रिड्यूसिंग पावर, मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, बेसिक प्रॉपर्टीज़, ये सब आयरन विभव से हम डिसाइड कर लेते हैं। तो ये इसके एप्लीकेशन हुए। धन्यवाद। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ विद्युत ऋणता और मेटेलिक कैरेक्टर हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।